हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो मतलब उन्होंने कहा कि जब वो आते हैं तो उल्लास मतलब खुशियाँ आ जाती हैं और एक मतलब एनर्जी आ जाती है, और जब वो जाते हैं तो आंसू मतलब एक दुख सा हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि अपने आने को उल्लास कहते हैं क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है, इसलिए आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियां बांटता है जिससे वे अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो वह यह दुख लेकर जाता है कि ये खुशियां हमेशा के लिए नहीं हैं। तो वो जब कहीं पर जाते हैं तो वो सबके साथ बहुत सारी खुशियां बांटते हैं, और जब वो कहीं से जाते हैं तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं आने को उल्लास खुशी और जाने को आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निशान है या प्रसन्न है, निराश है या प्रसन्न है। तो इसमें है, भिखमंगों की दुनिया में मतलब जो भीख मांगते रहते हैं एक तरीके से, तो उन ऐसी दुनिया में वो प्यार लुटा रहा है, मगर फिर क्या है, वो अपने हृदय पर अपने दिल पर एक असफलता का निशान या फिर एक भार सा लेकर के जा रहा है। तो कवि क्या निराश है, निराश मतलब दुखी है या फिर खुश है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। तो मतलब कवि कहते हैं इस दुनिया में हर कोई दूसरे से लेने का ही सोचता है, कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। तो कवि ने दुनिया को काफ़ी प्यार दिया, मगर उसको बदले में उतना प्यार नहीं मिला है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है कि मतलब उसने इतना प्यार दिया लोगों को और नहीं मिला उसे वापस इतना, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा। तो कवि को लगता है कि मतलब उसने इतनी खुशियाँ बांटी, फिर भी मतलब एक उसको वो खुशियाँ मतलब इस तरीके से प्यार वापस नहीं मिला, तो उसके दिल पर एक निशान सा बन गया है, और इसी वजह से कवि जो है वो निराश है। नेक्स्ट है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इसका आंसर देखते हैं कि कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन, जो जीने का नज़रिया है। मतलब कवि जो जीवन को इतने अच्छी तरीके से उत्साह की तरह, खुशी की तरह पूरे जीवन को देखता है, कवि का जो नज़रिया है जीवन को देखने का, वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। तो मतलब सबके साथ खुशियाँ बांटना, सबको खुश रखना। विषम परिस्थितियाँ का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन, जब कोई बुरा समय चल रहा होता है, उस समय पर भी खुश रहना ऐसे व्यक्तियों को आता है जो सबके साथ हमेशा खुशियाँ बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो आपको अपने फ्रेंड से मतलब बात करनी है कि मस्ती तो करनी चाहिए, मगर हमेशा मस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी कभी वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। तो किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न में अपने सहपाठियों से हमें अब चर्चा करनी है, जैसे कि अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मस्ती करनी चाहिए। मतलब सबको अच्छा लग रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, तो मस्ती करनी चाहिए। मगर जब मस्ती से केवल दूसरों को नुकसान हो रहा है, मतलब या किसी को बुरा लग रहा है, तो वो मस्ती हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो मतलब छक्कर मतलब खूब, मतलब पूरी तरीके से, जी भरकर और खुलकर सबका मतलब है पूरी तरीके से अच्छे से खुश होकर। तो हंसकर, गाकर जैसे कि प्यार लुटाकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, इस तरीके के शब्द आप लिख सकते हैं। तो वो सब वर्ड्स हो गए। अब एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व मतलब अपने बारे में वो बताते हैं को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है ना। अभाव में भी
खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। तो फाका मस्ती मतलब आपके पास कोई कमी है आपके जीवन में, फिर भी आप खुश हैं, तो वो फाका मस्ती होती है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो देखिए, परस्पर विरोधी मतलब एक बार कोई अच्छी बात कही कि ये चीज़ अच्छी है, फिर एकदम से ही उसको उलट करके बोला गया कि नहीं, हर समय ये चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। परस्पर विरोधी ऐसे ही बातें होती हैं। तो जैसे कि विरोधाभास वाली जो है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो खुशी बनकर आए थे और दुख बनकर चले गए। तो यही बताया गया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों की दुनिया, जो लोग सिर्फ मांगना जानते हैं, और लुटाना मतलब जो किसी को देता है। तो ये भी क्या हो गया, विरोधाभास हमारा यहाँ पर हो गया। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है। वह दूसरों को प्यार व खुशियाँ देकर खुद बिना कुछ दिए चला जाता है। और क्या कह सकते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब पहले क्या थे, बंधे हुए थे, हम बंधन में थे, और तोड़ चले मतलब अब आज़ाद हैं। तो यहाँ स्वयं बंधन, फिर स्वयं अपने बंधन को तोड़ने की बात की गई है। ये हो गया। फिर कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। हाँ, तो ये हमारी जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। थैंक यू।